नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। चुनाव जागरूकता अभियान जो है वो आपके अपने रेडियो ने शुरू किया है। लगभग 3-4 एपिसोड हम इस पर कर चुके हैं। आज 5वां एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा रिस्पांस इस कार्यक्रम का मिल रहा है। आप लोग काफी जागरूक हो रहे हैं इन कार्यक्रमों से, और लगातार हमारा जो यहाँ पर फैकल्टी है जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की और लोक शासन की, वो लगातार आप सबके बीच इन कार्यक्रमों को लेकर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं चुनाव सुधारों पर। दोस्तों, चुनाव सुधार लगातार इसकी डिमांड बनी रहती है कि कुछ न कुछ सुधार हों। तो आज हम बात करेंगे चुनाव सुधारों के लिए। टीएन सेशन का नाम बहुत लोकप्रिय है, बहुत जाना जाता है। आखिर कौन थे टीएन सेशन, क्या उन्होंने किया? जब वो आयुक्त का जब पदभार उन्होंने संभाला तो कैसी परिस्थितियां थी भारत में, किस तरह से चुनाव होते थे और उन्होंने क्या बदलाव किए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभांकर शुक्ला जी। शुभांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद मैम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी श्रोताओं और लर्नर्स को मेरा नमस्कार जी। शुभांकर जी, चुनाव सुधारों की क्यों जरूरत होती है? क्या था शुरुआती सिस्टम, और उसके बाद फिर मैं चाहती हूँ कि टीएन सेशन पर आप आए। जी, चुनाव सुधारों में बेसिकली क्या है कि निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके, इसके लिए समय समय पे चूंकि जैसे आजादी के बाद हमें स्वतंत्रता जैसे मिली हमको 1947 के बाद, तो समय समय पे हमारी सरकारों ने भी और राजनीतिज्ञों ने भी और जो संस्था में जो उच्च शीर्ष पदों पे अधिकारी कर्मचारी वक्ता सबका योगदान रहा है। कई कमेटियां बनी हैं और कई तरह से, लेकिन उसमें जो है टीएन सेशन जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। तो उसका कारण ये रहा कि उन्होंने जो बदलाव किए चुनाव आयोग में और या चुनाव से संबंधित अन्य चीजों में, वो बहुत क्रांतिकारी बदलाव थे। और क्रांतिकारी इस सेंस में एक तरह से कहा जाए कि अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने हर उस चूक को या हर उस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कि लूप होल को दुरुस्त करने की कोशिश की, चाहे वह राजनीतिज्ञों की तरफ से हो, चाहे वह अपराधियों, जो आजकल देखा जाता है कई सारे अपराधी और राजनीतिक गठजोड़ होता है, अपराधियों की तरफ से हो, या स्ट्रक्चरल चेंज जैसे संस्थानात्मक बदलाव अगर की बात करें हम, जैसे चुनाव आयोग में ही बदलाव करना हो, स्ट्रक्चर में बदलाव करना हो, तो उन सब चीजों पे काफी उनका जोर रहा। और उस निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए एक जनता के एक नागरिक के रूप में उस नागरिक को क्या अधिकार होने चाहिए वोट देने से लेकर या उसको अपना मत देने तक, उसमें भी उस तरफ से भी उन्होंने काफी सुधार किए जी। तो एक माहौल था उस समय अपराध का, हम सुनते थे तब हम छोटे थे कि किस तरह से पूरा बूथ कैप्चर कर लिया जाता है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सुनने में आती थी। तो उनके लिए बड़ा कठिन रहा होगा इन तमाम चीजों को लागू करवाना। जी, कठिन तो देखिए बेशक था, क्योंकि उसमें बेसिकली हम बात भी इसलिए चुनाव का माहौल भी है, और इसमें अभी देखिए भारत सरकार ने जो हमारा एक विधेयक भी लाया है, भारत सरकार की तरफ से एक विधेयक लाया गया है चुनाव सुधारों पे जी। तो चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 लाया गया है, वो पास भी हो गया है जी। तो उसमें कई सारे सुधार उसमें प्रस्तावित किए गए हैं। अब उसमें देखिए कि अभी उस पर हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले टीएन सेशन जी के संदर्भ में मैं चाहती हूँ कि टीएन सेशन जी का परिचय आप सबसे पहले दे दें। वो कौन थे जी, और उनका मतलब पुराना चुनाव आयुक्त बनने से पहले वो क्या थे, और पहले से ही क्या एक मजबूत और इस तरह के व्यक्तित्व क्या वो रहे हैं? जी हाँ जी, देखिए बेसिकली आईएएस तो थे ही, आईएएस थे, और जो 1990 में जब ये चुनाव आयुक्त नहीं बने थे तो ये 10वें चुनाव आयुक्त थे। अच्छा जी। हमारे देश के 10वें चुनाव आयुक्त थे, और 1990 में इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 1990 से 96 तक का उनका कार्यकाल था, और उसके पहले ये योजना आयोग में सदस्य हुआ करते थे। ओके। और उसके पहले ये सचिव भी थे, शायद वाणिज्य मंत्रालय में सचिव भी थे ये। तो और इनका जो जन्म हुआ था टीएन सेशन जी का, ये हुआ था जो पलक्कड़, केरल का जो पलक्कड़ जिला है, ये तिरुनेले गांव में हुआ था 15 दिसंबर 1932 को। और उनका पूरा नाम था तिरुनेले नारायण अय्यर सेशन, और उनकी आपकी धर्मपत्नी थी जयलक्ष्मी सेशन। उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और कुछ समय तक वहाँ वो व्याख्याता के पद पर भी कार्य किया था उन्होंने, एक तरह से प्रोफेसर भी थे वहाँ।
तो और जैसा कि मैंने बताया कि 10वें चुनाव आयुक्त थे और इनके योगदान के चलते 1996 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। और इनका जो सबसे बड़ा कदम माना जाता है हमारी चुनावी व्यवस्था में या चुनाव सुधार में अगर कहें तो जो मतदाता पहचान पत्र है ना, ये इन्हीं की देन थी। ओह, क्या बात है। और तो क्या 10वें चुनाव आयुक्त के मतलब बनने से पहले तक क्या वोटर आईडी नहीं हुआ करती? नहीं, वोटर आईडी नहीं होते। एक तरह से एक वही वाली बात हो गई कि जैसे कि हम कोई दीवान से सामान लेते हैं या किसी ऑफिस में कोई अपना आवेदन देते हैं या कंप्लेन देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें वो रिसीविंग मिले, जिससे हम अगली बार जाके बता सके कि भैया आपको हमने रिपोर्ट किया था, लेकिन इतने महीने पहले इतने दिन पहले, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका वो जो है ना एक मशीनरी पे जो कर्मचारी वर्ग है या जो भी संबंधित जिम्मेदार बॉडी है उस पर एक दबाव पड़ता है। वैसा दबाव नहीं पड़े अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, आपसे चार बार आप एक ही शिकायत लेके किसी बार पहुंच गए और जिम्मेदार है, तो उसे अपने आप खुद महसूस होगा कि एक ही आदमी, आप चाहे कितने भी पावरलेस हो, बहुत ही कॉमन हो। तो ये जो व्यवस्था थी, तो जिससे क्या था कि अब आपके पास वोटर आईडी नहीं थी। अब मान लीजिए कि जो मतदाता सूची बनती है जो वार्डों में बनती है और अन्य अन्य चुनाव में बनती है, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक, अब उसमें नाम आपका है नहीं है, तो अब क्या है कि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप ये दावा कर सकते हो कि भैया अगर मेरा यहाँ सूची में नाम नहीं है तो ये क्या है फिर। तो इसलिए कि जनता का अधिकार एक तरह से सुरक्षित हो सके, वोट देने का अधिकार सुरक्षित हो सके और उनके पास एक सबूत के तौर पे कुछ रहे, तो ये रहे। तो हम लोग तो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि मतदाता पहचान पत्र के बिना भी चुनाव हो 40 साल तक। हम दोनों को पर्याय के तौर पर देख रहे हैं, चुनाव मतलब मतदाता पहचान पत्र। जी, एक सीधा कनेक्ट है उसका। तो बड़ा आश्चर्य है कि उससे पहले तक वोटर आईडी नहीं हुआ करती थी। तो क्या कोई आईडी मांगते थे उससे पहले भी या किस आधार पर होता था? नहीं, देखिए, चूंकि अब देश आजाद हुआ तो कई सारी चीजों में संशोधन चल रहा था, लेकिन यहाँ तक बात पहुंच नहीं पाई थी। और जैसा आज जैसे हम, तो टी.एन. सेशन जी को ये आइडिया क्या कहीं अन्य देशों से उन्होंने ये आइडिया लिया या कैसे आया? नहीं, इस संदर्भ में तो ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलता कि उन्होंने कभी कहा या बताया या ऐसा किसी जो गोविंदन कुट्टी उनके वरिष्ठ पत्रकार, उनके ऊपर उन्होंने जीवनी लिखी है, मैंने उसमें से पढ़ा है, तो ऐसा तो आइडिया उन्होंने ऐसा कुछ उदाहरण नहीं दिया। बाकी लेकिन जिन देशों में पहले जो लोकतंत्र आ चुका है वहां पर क्या व्यवस्था होती है? क्या वहां पर वोटर आईडी? नहीं, देखिए, अब ये बड़ा ना एक तरह से जटिल मुद्दा है। अमेरिका में देखिए अभी बैलेट सिस्टम चलता है, वो टेक्नोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बैलेट सिस्टम ही फेयर है। इस पे एक बहुत बड़ी बहस है कि इलेक्ट्रॉनिक किया जाए कि ना किया जाए। लेकिन अब जैसे भारत जैसा देश है ना, तो यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है। अब आप समझ लीजिए कच्छ के गुजरात में और गिर के वन में एक वोटर के लिए भी व्यवस्था की जाती है। चुनाव कर्मचारी जाते हैं कि वो व्यक्ति आएगा और वोट देगा। ये तारीफ है। हाँ, और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहाँ कहाँ वनों में, बल्कि मैं आपके फौजी जो सीमा पर बिल्कुल हैं, उनके लिए भी अलग व्यवस्था है। जी। तो इतने दूर तक मतलब एक वोटर के लिए भी व्यवस्था है कि वहाँ को एक वोटर के लिए पूरा पोलिंग बूथ लगाया जाता है कि वो आदमी आएगा तो क्या बात है। बिल्कुल, तो एक मिसाल तो है ही। बिल्कुल जी। तो फिर चुनाव मतदाता पहचान पत्र की उन्होंने मांग की, मतलब की होना चाहिए। और क्या क्या चीजें थी उसमें उसके साथ में? तो चुनाव मतदाता उनकी मांग थी और उनके कुछ किस्से हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नेताओं से टकराव के किस्से हैं। जब उन्होंने चुनाव बेसिकली जब इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा तो कई सारे राजनीतिज्ञों ने इस बात का विरोध किया कि ये टी.एन. सेशन जी समझ नहीं रहे हैं और ये खर्चीली व्यवस्था है। और हमारे तब जैसे बार बार इसका आधार बनाया था कि हमारा देश गरीब है तो 90s के दौर में और ज्यादा था। अब तो खैर उतना नहीं होता, लेकिन 90s में था कि भाई अभी देश में गरीबी है, दुनिया भर के सुधार करने हैं। और उस समय भी तो अब भी है, दिखाई नहीं जाती है, वो बात अलग है। तो बोले कि राजनीतिज्ञों ने बोला, बहुत विरोध किया, बोले कि टी.एन. सेशन जो है समझ नहीं रहे चीजों को, खर्चीली व्यवस्था बना रहे हैं चुनावी प्रक्रिया को, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब ये गलत कदम इन्होंने उठाया है। टी.एन. सेशन ने किसी की सुनी ही नहीं। उन्होंने बोला कि अगर चुनाव जो है ये वोटर आईडी नहीं बनती है तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव ही नहीं करवाऊंगा। मतलब इस तरीके से। अच्छा, चुनाव आयुक्त के पास इतनी पावर होती नहीं, लेकिन वो इतना कड़ा कदम उन्होंने ले लिया। मतलब चूंकि वो, अब देखिए, उनके होता क्या था कि सेशन के पहले के टाइम पे जैसे कि अब जो सरकारें थी ना और जो चुनाव आयोग था उसके जो जैसे पद्धति होती है हर जगह एक तरह से पिछलग्गू था, जैसे वहां के अधिकारी थे, तो मतलब कि हर एक परंपरा होती है। टी.एन. सेशन ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया उस पूरे सिस्टम को ही। उन्होंने बोला कि जब चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है तो भारत सरकार कैसे डिक्टेट कर रही है उसको। अब बार बार जब लिफाफे पे आता था
उसके बाद न्याय मंत्रालय का नाम कि भाई यहाँ पर चुनाव आयोग से कोई चिट्ठी जाती थी या भारत सरकार को चिट्ठी भेजती थी चुनाव आयोग को, तो लिखती थी भारतीय चुनाव आयोग भारत सरकार। तो टी एन शेषन ने इस पे विरोध किया था। अच्छा। उन्होंने बोला भारत सरकार लिखना बंद करो, ये हम आपके अंडर में नहीं आते हैं, हम जो है संवैधानिक बॉडी है और हमारी स्वायत्ता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो उन्होंने उस पूरी विचार परंपरा को पूरा नैरेटिव ही बदल दिया, क्योंकि जैसे अधिकारी पहले जो उतना ज्यादा नहीं। तो वो परंपरा क्या अभी भी बनी हुई है? हाँ, अभी तक तो मुझे दिखती है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से चल रहा है वो कहीं समझौता नहीं करते, क्योंकि अभी इसमें अशोक लवासा जी का एक मोदी जी के साथ भी वाकया है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ है, मतलब जितने भी चुनाव आयोग आए हैं उन्होंने उसको मेंटेन कर रखा है। उसके बाद उसमें गिरावट नहीं आई है, उसका जो वजूद है अपना वो बना हुआ है। तो क्या किस्से हैं उनके, अगर कुछ आप बताना चाहें हमारे लिसनर्स को? हाँ, तो उसमें जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने लालू यादव को बहुत परेशान किया था टी एन शेषन ने। तो लालू यादव ने अपने भाषण में कहा कि ये, वैसे वो भोजपुरी में बोलते थे, वो कहा करते थे कि ये शेषनवा जो है हमारा जो चुनाव आयोग कह रहा है कि जो है वो होगा वोटर आईडी बनाएगा, पता नहीं कैसी, वो इसको नहीं पता कि यहाँ गांव में हमारे गरीब लोग खपरेल में बांस की फोफी में वो कागज पत्तर अपना रखता है, ऐसे बोलते थे लालू यादव। तो कहने मतलब तो बांस होता है उसमें जो चूंकि वो होल होता है उसमें, ठोस नहीं होता, तो गांव के लोग उसमें जो है बांस के उसमें चीजों में कागज पत्र वगैरह अपना रखते रहे होंगे, खपरेल का मकान से छप्पड़ पड़ता। तो लालू यादव ने एक तरह से पब्लिक सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने किया तो, लेकिन शेषन माने नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं होगा तो ये चुनाव होगा भी नहीं, और उन्होंने बल्कि यहाँ तक भी कह दिया कि चूंकि ये जो गतिरोध बना हुआ है या गतिरोध बनेगा वो भारत सरकार की वजह से बनेगा, जब तक भारत सरकार इस पे फैसला नहीं ले लेती तब तक चुनाव हम स्थगित करते हैं। इस तरह नहीं कहा था उन्होंने कि मैं चुनाव नहीं कर, उनका कहना मतलब कि जब तक इस गतिरोध को समाप्त नहीं किया जाता, जो कि केवल सरकार की वजह से, ऐसे बोलते थे वो। अच्छा। सीधे सीधे बोलते थे। अच्छा। तो जब तक गतिरोध नहीं संभलता तब तक हम ये चुनाव स्थगित करते हैं, तभी चुनाव होगा। जी जी जी। तो इस तरह के नेताओं को क्या खतरे थे? जैसे लालू यादव पूरी तरह से अनपढ़ मतलब थे, और पूरा जो समाज भी उतना साक्षर नहीं था, तो उसी के दम पे वोट लिए जाते थे जातिवादी के आधार पर या उसके आधार पर। तो क्या खतरा था उनको कि अगर मतदाता पहचान पत्र आ जाएगा तो क्या नुकसान होगा उनका? देखिए, पहले आप देखिए कि बिहार की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बूथ कैप्चरिंग सबसे ज्यादा होती थी। बैलेट सिस्टम में क्या होता था, जो है पता चला एक ही जो पावरफुल बाहुबली आज तक, पहले ही नहीं मैं आज तक बता रहा हूं, अभी देखिए बड़े सारे नाम है, जैसे जो जेलों में कई सारे बंद हैं, कई सारे बाहर भी हैं, तो उनका जो बिहार में जो राजनीतिक जो गठजोड़ था बाहुबलियों का और क्रिमिनल्स का और राजनेताओं का, ये बहुत भयंकर था। तो इसके चलते जो है मतदाता पहचान पत्र न होने से ये खतरा था कि बहुत सारे लोग जो कि वोट दे सकते थे तो वो नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि जो पावरफुल आदमी होता है वो बोलता है अच्छा ये हमारे पक्ष में नहीं देंगे, इसका मतलब इनके पास आईडी भी नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, तो हम अपने हिसाब से वो डलवा देते हैं, इनको वापस। अब होता क्या था कि कई बार ऐसी शिकायतें आती थी, इवन आज तक आ जाती हैं कि आप वोट डालने, एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं वोट डालने गया, देख रहा हूँ मेरा वहां नाम ही नहीं है, तो मैंने जो है अपना कार्ड दिखाया, मैंने कहा जब नाम नहीं तो ये क्या है? तो ये जो आपके पास पावर मिली ना, क्या बात है। हाँ, जब नाम ही नहीं है तो फिर मेरे पास आईडी कार्ड तो है, तो जब आपके पास नाम नहीं है तो मेरा आईडी कार्ड कहाँ है? हालांकि वो एक प्रक्रिया भी है, जैसे कुछ लोगों की डेथ हो जाती है तो एक सामान्य प्रक्रिया के नाम हटते हैं, ऐसा नहीं है, और वो जरूरी प्रक्रिया भी हटते रहने चाहिए, नहीं तो फालतू का बोझ जो मशीनरी पड़ता है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि जो योग्य है उसी का नाम हट जाए। तो इस तरह इस जनता का एक तरह से अधिकार सुरक्षित हुआ उस चीज के आने से। तो ये उसके बाद फिर 1992 में यूपी के चुनाव आए, तो यूपी के चुनाव में तो शेषन ने सीधे बोल दिया था, जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने बोला या तो अग्रिम जमानत ले लो या जेल में आ जाओ। हाँ, सीधे बोल दिया, या अग्रिम जमानत ले लो या मतलब सीधे सीधे ललकारना हुआ है तो ना कि आपकी अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और चलने भी नहीं देंगे। तो या तो आप अग्रिम जमानत लेके बैठ जाइए क्योंकि हम आपके ऊपर केस तो करेंगे, और या तो आप जेल में आ जाइए। और लालू यादव के भी मामले में उन्होंने ऐसे किया था, 4 बार डेट बदली उन्होंने चुनाव की बिहार की। अच्छा। लालू यादव परेशान हो गए और इतनी लानत मलानत उन्होंने की शेषन की और बहुत बुरा भला कहा, लेकिन शेषन टस से मस नहीं हुए। जी जी जी। तो ये सारे किस्से हैं। और हालांकि आप देखिए रेहान फजल जी ने एक बीबीसी में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी शेषन जी के ऊपर ही,
जिसमें से मैं कुछ चीजें कोट करना चाहता हूँ। उसमें बेसिकली क्या था कि जैसे राजीव गांधी जी के साथ उनके क्या रिश्ते थे, सुब्रमण्यम स्वामी आज के जो बीजेपी में नेता उनके साथ उनके क्या रिश्ते थे, और उन्होंने जो बहुत बड़े फैसले लिए सेशन ने, उसमें राजनेताओं ने किसने उसका समर्थन किया। और कई बार तो ऐसा होता था कि मान लीजिए कि आप टीएन शेषन के साथ हैं तो ये भी नहीं पता चलता था कि कब आपके खिलाफ हो जाएंगे वो। और इसी बात पे एक बार किसी पत्रकार से पूछा भी कि आप तो राजनीतिज्ञों के लिए तो बिल्कुल काल बने हुए हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला, आई ईट्स पॉलिटिशियन इनटू माय ब्रेकफास्ट। क्या बात है? उन्होंने बोला कि मैं राजनीतिज्ञों को अपने नाश्ते में खाता हूं। तो वो इस तरह से चलते थे। और बड़ा एक रोचक किस्सा है उनका, रेहान फजल जी ने जो बताया है, बीबीसी में उनकी एक रिपोर्ट थी रेहान फजल की, उसमें उन्होंने बताया कि जब ये टीएन शेषन को उस समय जैसे कि योजना आयोग के सदस्य जब टीएन शेषन हुआ करते थे 1990 में, तो सुब्रमण्यम स्वामी से उनकी ठीक ठाक अच्छी खासी बातचीत थी। शेषन की दोस्त थे, एक तरह से दोस्त कह सकते हैं। मतलब हार्वर्ड में उस समय सुब्रमण्यम स्वामी बहुत कम उम्र में मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। तो शेषन सुब्रमण्यम स्वामी ने टीएन शेषन को पढ़ाया हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बयान देते हैं तो उसमें ऐसा जैसे हमें लगता है कि सामान्य राजनेता है, सामान्य नहीं है वो हार्वर्ड में मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा चुके हैं। तो और बहुत कम उम्र में, मतलब कि 20s में ही थे, वो 25 की उम्र रही होगी, इतनी उम्र में हार्वर्ड में पढ़ाते थे। अच्छा। तो टीएन शेषन जबकि उम्र में बड़े थे सुब्रमण्यम स्वामी से, लेकिन वो उनके द्वारा वो पढ़ाया गया था। तो चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी साउथ इंडियन थे और टीएन शेषन भी साउथ इंडियन थे, तो जाना ना इनका लगा रहता था। जो साउथ इंडियन डिश स्पेशली खाने के लिए टीएन शेषन सुब्रमण्यम स्वामी के घर जाते थे। अब सुब्रमण्यम स्वामी जो थे वो मित्र थे राजीव गांधी के। तो इसी दौरान जो एक रोचक किस्सा है कि जब शेषन जो है सुब्रमण्यम स्वामी से एक बार मिलने गए, कुछ अपना बातचीत करने, तो जो चंद्रशेखर उसमें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने संदेश दिया कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी ने उनसे बोला शेषन से कि अच्छा ये बताओ कि आप जो है भारत के चुनाव आयुक्त बनोगे, टीएन शेषन से बोला उन्होंने। तो शेषन पहले थोड़ा सा अनमने से हुए, बोले कि उन्होंने सीधे मुंह से बोला कि भाई कि आप कैसा प्रस्ताव रख रहे हैं, उसमें तुम कौन जाना चाहेगा। फिर क्या हुआ कि जब बहुत सारा उत्साहित नहीं हुए तो फिर कैबिनेट सचिव समय हुआ करते थे विनोद पांडे जी। तो विनोद पांडे भी विनोद शेषन को बोले कि भाई अगर आप जो है बनना चाहें तो बताइए। तो उन्होंने बोला कि विनोद तुम पागल तो नहीं होगे, कौन जाना चाहेगा निर्वाचन सदन में, उनकी बात भी बोला था इन्होंने। अच्छा। लेकिन जब स्वामी 2 घंटे तक उन्हें पद स्वीकार करने के लिए मनाते रहे, उस समय जब 1990 की बात है, तो सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि मान जाओ, आप बन जाओ, निर्वाचन आयुक्त बन जाओ। लेकिन फिर टीएन शेषन ने फिर उनसे बोला कि ऐसा करिए कि मैं कुछ लोगों से परामर्श कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इनके बारे में ना शेषन इन इंटीमेट स्टोरी वरिष्ठ पत्रकार गोविंदन कुट्टी हैं, उन्होंने लिखी है। तो उनके हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि जब सुब्रमण्यम स्वामी और टीएन शेषन मतलब अपने अपने घरों को लौटे, तो उसके बाद फिर स्वामी के जाने के बाद शेषन ने राजीव गांधी को फोन मिलाकर कहा कि वो राजीव गांधी से मिलना चाहते हैं। तो राजीव गांधी ने तुरंत बुला लिया उनको। राजीव गांधी ने अपने ड्राइंग रूम में बड़ी उत्सुकता से उनको स्वागत किया और बोला कि हाँ बताइए। तो शेषन ने उनसे सिर्फ 5 मिनट का समय लिया और राजीव गांधी ने जोर से आवाज लगाई कि फैट मैन इज हियर, क्या आप हमारे लिए कुछ चॉकलेट भिजवा सकते हैं? अपने मतलब जो उनके घर के लोग थे। तो मतलब उनकी घनिष्ठता समझ लीजिए कि हाँ, मतलब इतने अपने उसके पक्के थे, लेकिन इन लोगों से घनिष्ठता थी, सुब्रमण्यम स्वामी से घनिष्ठता थी, राजीव गांधी से घनिष्ठता थी। तो उन्होंने बोला कि फैट मैन इज हियर, आप हमारे लिए कुछ चॉकलेट्स लाए अपने घर में, उनको बोला। तो चॉकलेट्स वगैरह राजीव गांधी और इनकी शेषन की दोनों की कमजोरी हुआ करती थी। गोविंदन कुट्टी ने अपनी किताब में लिखा है। थोड़ी देर बाद राजीव गांधी ने शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त पद को स्वीकार करने के लिए मना लिया। बोले कि ठीक है आप बन जाओ। एक्चुअली शेषन उनसे सलाह ही करने गए थे कि मैं मुझे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो बना तो लिया। तो फिर भी अभी भी शेषन थोड़ा अनमने थे, उनको उतना खुशी नहीं थी। लेकिन जब शेषन को राजीव गांधी दरवाजे पर छोड़ने आए तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रशेखर। तो उन्होंने बोले कि तुम बन तो जाओ, लेकिन वो दाढ़ी वाला शख्स तुम्हें उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला लिया था।
राजीव गांधी हाँ। इनके मिजाज से परिचित तो थे ना। एक अंदेशा था कि वो कुछ करेंगे तो बेहतर ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि उनका व्यक्तित्व में ही वो चीजें उनके शुरू हाँ, थी। मतलब एक ईमानदारी और ईमानदार, आदर्श वो सब रहे कट्टर ईमानदार थे उस मामले में देखा जाए। जी जी जी। तो काफी अंतरंग और बड़े बेहतरीन दुर्लभ किस्से हैं। जी जी जी। तो उसके बाद चुनाव आयुक्त का पद उन्होंने संभाल लिया। हाँ, चुनाव संभाल लिया जी। और मतदाता पहचान पत्र बनाने से लेकर पूरा आपने बताया कि सिस्टम को उन्होंने पूरा चेंज किया, एक तरह से यू टर्न पूरा। और क्या क्या उनकी रही है, मतलब इस तरह का विरोध तो उन्होंने झेला ही। और इस पूरी प्रक्रिया को कितना वक्त लगा? ये 5 साल का कार्यकाल इनका होता है, तो पूरे 5 साल में ये सब सुधार इन्होंने किए। हाँ, तो इसमें ये तो खैर इनके जो जाति किस्से हैं, जो निजी किस्से हैं, इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इनको जो है लखनऊ को 1992 चुनाव हुआ, जो अधिकारियों को कर्मचारियों को बोला। एक बार हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ गया इनके एक कदम से। अच्छा। हाँ, उसमें राज्यपाल थे गुलशेर अहमद बेटे जी। तो वो अपने बेटे के चुनाव प्रचार में 1993 की बात है जी। तो अपने बेटे के प्रचार करने वो सतना पहुंच गए और अखबारों में तस्वीर छप गई। अब एक राज्यपाल के कद का व्यक्ति अपने बेटे के चुनाव प्रचार करने जा रहे, तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल से अलग था। तो उन्होंने लालू प्रसाद ये जैसे कि उनको गुलशेर अहमद जो थे उनके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो परेशान होकर गुलशेर अहमद ने अपना राज्यपाल का पद ही छोड़ दिया, जो कि एक तरह से शर्मनाक स्थिति हो गई थी ना एक राज्यपाल के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो टीएन सेशन ने कहा भाई साहब ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलने देंगे, क्योंकि कई सारी रियायतें राज्यपाल को मिलती हैं। तो उस लिहाज से उनके ऊपर केस तो नहीं हो सकता था, लेकिन उनको आगाह कर दिया गया कि आप राज्यपाल हैं तो उसका पालन करें। तो अपने 5 साल के कार्यकाल में इनके कितने चुनाव हुए? चुनाव तो कई 90 से लेकर 96 तक इनका कार्यकाल रहा। हाँ, चुनाव कई सारे जो मेन चुनाव, जैसे यूपी का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, और जैसे यहाँ का आपका सतना मैंने बताया, इनका चुनाव, राज्यों के चुनाव जो ज्यादा हुए। जी जी। इसमें जो जिनके जो मुख्य जो बाकी आम चुनाव भी हुए जी। तो इनके जो मुख्य कदम थे, हालांकि इनके बारे में और भी कई सारी चीजें प्रचलित हैं। जैसे कि इन्होंने की सेवानिवृत्त जब हो गई तो इन्होंने देशभक्त ट्रस्ट बनाया था। 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा के.आर. नारायण के लिए। हाँ, के.आर. नारायण के खिलाफ लड़ा था। हालांकि हार गए वो। फिर 2 बार कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा। अच्छा। वो भी हार गए। अच्छा। तो वो रुके नहीं, मतलब उनके बाद रिटायर होने के बाद भी वो लगे रहे चीजों में जिस तरीके से चलते थे वो। उन्होंने डी जनरेशन ऑफ इंडिया और हार्ट फुल ऑफ बर्डन 2 किताबें लिखी, काफी बेहतरीन किताबें हैं, इसको पढ़ा जाना चाहिए। जी जी। जो हमारे श्रोता में उनसे अनुरोध करूंगा इसको खोज के पढ़े हो। तो ये बेसिकली ये पूरा कुछ अवार्ड वगैरह भी क्या इनको मिला? रमन मैग्सेसे को, हाँ, सबसे बड़ा 1996 चुनाव आयुक्त बनने से पहले नहीं 1996 इन्हीं कामों की वजह से मिला किसी। और चुनाव को बेसिकली इनका जो, अगर मैं बोलूं कि जो इनका जो एक लाइन में चुनाव आयोग को उन्होंने सेंटर स्टेज प्रदान किया कि मतलब ये एक संस्था है, डिजर्व करता था। हाँ, जो होता वो बिल्कुल वो जो डिजर्व करता था। हाँ, ये संस्था है, इसकी गरिमा और इसका अपना जो है कद है, इसका बना रहना चाहिए। तो ये बेसिकली टीएन सेशन की पूरी कहानी है। टीएन सेशन अगर ना होते तो पता नहीं ये चीजें कब जाके मिलती। बिल्कुल। हालांकि होता धीरे धीरे सुधार तो होता ही, लेकिन यह है कि उनके आने से पूरा चुनाव आयोग बिल्कुल सेंटर में आ गया। जी जी। तो जिस तरीके से फैसले लेते थे अधिकारियों के खिलाफ, वो चाहे अधिकारियों के खिलाफ, हाँ, लखनऊ का एक और किस्सा मैंने क्रिमिनल का ही बताया। अब अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने जब डीएम और रिटर्निंग ऑफिसर जो हुआ करते थे समय, जो जिम्मेदार लोग थे डीएम वगैरह, उनके बारे में बोला गया। तो पत्रकार ने पूछा कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, तो किसी अधिकारी ने बोला था कि हम एक दया विहीन प्रशासक के हाथों में हैं। क्या बात है। क्या बात है। बोले कि हम एक दया विहीन प्रशासक के हाथों में है, तो आप हमसे मत पूछिए कि हमारे यहाँ गलती का चांस नहीं है। उन्होंने बोल भी दिया था टीएन सेशन, कोई गलती हुई तो फिर देख लेना। तो खौफ रहता था बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ही खौफ था। राजनीतिज्ञों के बारे में बोला कि राजनीतिक के बारे में, इनके बारे में कहा था। इन्होंने तो इंटरव्यू में खुद बोला था कि मैं राजनीतिज्ञों को रास्ते में खाता हूँ, लेकिन इनके बारे में राजनीतिक या तो भगवान से डरते थे या टीएन सेशन से डरते थे। चुनाव की ये स्थिति कर दी थी। क्या बात है, क्या बात है। तो शुभंकर जी, काफी अच्छी जानकारी, बहुत दुर्लभ किस्से आपने टीएन सेशन जी के सुनाए। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही किसी अन्य विषय पर बात करेंगे चुनाव संबंधी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम चुनाव जागरूकता अभियान का आज का ये 5वां एपिसोड, जिस पर टीएन सेशन पर हमने बात की, जिन्होंने चुनाव सुधारों के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था और मतदाता पहचान पत्र जिनकी देन है। तो आपको
कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, वहां भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।